अस्सलाम वालेकुम, नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नॉवेल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 4,500 वर्ड्स ही लिख सकी हूँ, तो उसके लिए माज़रत करती हूँ बिकॉज़ मैंने आप लोगों को डिमांड दी थी और मैंने बोला था ये पूरे कर दें, बट आप लोगों ने सब्सक्राइबर पूरे नहीं किए। तो मैं असूलन मुझे रेस्ट लेना चाहिए था, बट मैंने ये एपिसोड दी। और प्लीज़ रिव्यू ज़रूर दीजिएगा इस एपिसोड पर और मेरे 37,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दें। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड बहारे होश शहराम पर ही है और उसके बाद तमाम कपल आए रमज़ेश तहरीन और आसिफ किस 94 पार्ट 1 में 6 माह आपके साथ रही आपके खौफ से। मैंने आपकी हर बात मानी। आपने मुझसे मेरे मतलब पूछा, मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि मैं अपना माज़ी नहीं बताना चाहती थी जिसमें मेरी माँ तवाइफ थी और मेरा बाप मेरी माँ का कातिल था। वो चीखते हुए बोली। अरहाम उसकी बात पर चौंका था। ये यकीनी से होर की तरफ देखते उसके लफ्ज़ सुने थे, अरहाम अरहाम। वो ज़िये तो कर्ब से उसे पुकारती अपना सीना मसल रही थी। ये हकीकत बताना उसके लिए बहुत तकलीफ दे था। ये उसकी उखड़ती बिखरती सांसों से मालूम हो रहा था। वो अब अपना गला जकड़े हुए थी। अरहाम की उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। ये कैसा इंकशाफ था जो अरहाम की रूह तक को भंबोड़ चुका था। अरहाम खानज़ादा को उस पर तरस आया था। वो 18 साल की उम्र में क्या कुछ सहन कर चुकी थी। आसमान में बिजली ज़ोर से कड़की तो चेहरा हाथों में छुपाए बुरी तरह कँपकपा उठी थी। बदन पर शदीद लर्ज़ा तारी हुआ था। अरहाम बगौर उसके बदन की लर्ज़ाहट देख रहा था। वो ने अपने चेहरे से हाथ उठाए खौफज़दा निगाहों से अरहाम को देखा। उसे दूर खड़ा देखकर उसकी जान में जान आई थी। उसने पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। फिर उसे दूर खड़ा देखकर उसके रोने में इज़ाफ़ा हुआ तो वो पागलों की तरह फिर से रोती थी। जानती थी उसकी सच्चाई जानने के बाद सामने खड़ा इंसान अब और उससे नफ़रत करेगा। वो अब आसमान की तरफ देखते बरसती बारिश में रोते हुए चीखें मार रही थी। रहाम बेबसी से लब भींचे उसे यूं रोते हुए देख रहा था। मुकाबिल का गम उसका दिल चीर रहा था। वो क्या कुछ नहीं सह रही थी और उसे खबर ही नहीं थी। अरहाम माजबीन ने मुझे हमेशा निशा से बढ़कर प्यार दिया। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो मुझसे इतनी नफ़रत करती है, कि मेरी इज़्ज़त का सौदा कर सकती है। मुझे तो पता भी नहीं था वो मेरी सगी माँ नहीं है। वो रात क़यामत की रात थी। वो हिचकियों से रोते हुए बोली, नन नहीं। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी में आने वाली हर रात क़यामत थी। हूर के लहजे की चुभन में इज़ाफ़ा हुआ था, जहाँ टूटे कांच की चुभन थी। खानज़ादा के दिल के कई टुकड़े हुए थी। उसकी पनाहों में हर रात मुकाबिल के लिए क़यामत थी। ये लफ्ज़ नहीं खंजर थे जो उसके दिल में पेवस्त हुए थे। वो अपना मज़बूत हाथ अपने कमज़ोर दिल पर रख गया था। उस रात मुझे पता चला माजमीन मेरी सगी माँ नहीं, मेरी माँ मेहर माँ थी। माजमीन ने मुझे वो तस्वीरें दिखाईं जिसमें मैं 6 माह की अपनी माँ के साथ थी। उसने मुझे बताया सुल्तान शाह ने आज से 17 साल पहले मेहर माँ को कत्ल कर दिया था, क्योंकि मेहर माँ ने सुल्तान शाह को धोखा दिया था। मुझे उस रात पता चला पापा की आंखों की नमी की वजह। मुझे उस रात पता चला पापा और माजबीन का कमरा क्यों अलग अलग है। मुझे उस रात पता चला पापा हंसते हंसते आखिर क्यों रो पड़ते हैं। मुझे उस रात पता चला पापा मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। और हिचकियों से बोलते रोते हुए हंस पड़ी थी। सबके पापा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मगर सुल्तान शाह जैसी मोहब्बत कोई भी अपनी बेटी से नहीं कर सकता। होर की सिसकियों में इजाफा हुआ था। पता है पापा मुझसे इतना क्यों प्यार करते हैं। हूर ने अरहाम को देखते हिचकी लेते इस्तफसार किया। क्योंकि मेरा चेहरा मेरी माँ से मिलता है। हूर की चीखों में इजाफा हो रहा था। बारिश ने शिद्दत इख्तियार की थी। हूर की हिचकियों में इजाफा होता जा रहा था। दोनों की आंखों में धनलाहट बढ़ती जा रही थी और मुकाबिल का दर्द अरहाम खानज़ादा के दिल में उतरता जा रहा था। मुझे माजबीन ने उस रात थप्पड़ मारे थे। पता है अरहाम कितने थप्पड़ मारे थे? 1 2 3। वो अब थप्पड़
انگلیوں پر تھپڑ گن رہی تھی، اس کی ہچکیوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا، وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ ارحام خان زادہ کرب سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا، جانتا تھا اس کے مارے ہوئے تھپڑ بھی انگلیوں پر گنے گی ضرور، تب وہ کیا کرے گا؟ ان تھپڑوں کا حساب وہ کیسے چکائے گا؟ اللہ نے اس رات کے بعد تھپڑ میرے مقدر بنا دیے تھے۔ اپنی عزت بچاتے تھپڑ کھائے، آپ سے نکاح کرنے کے بعد تھپڑ کھایا، کل آپ کے تھپڑ کھائے، پھر آج پھر تھپڑ کھایا۔ حور کی حور کی آنکھوں سے بہتے گرم سیال کو دیکھتے ارحام خان زادہ کے دل کو ٹھوکا لگا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے گال پر رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحام اپنی نم زدہ نظریں پھیر گیا، اس کی شکواں کے نگاہوں میں درد تو صرف اس کے مارے ہوئے تھپڑوں کا تھا۔ ارحام کی مٹھیاں ضرب سے بھیجی تھیں، وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا، یکدم اس کی مٹھیاں غیظ و غضب سے بھیجی تھیں، آنکھوں میں غیظ و غضب کی سرخی چھائی تھی۔ اس کی حور کو تھپڑ مارنے والوں کی موت اور مشکل ہونی چاہیے تھی، وہ انہیں اتنی آسان موت دینے پر پچھتا رہا تھا۔ اس کے نزدیک ان کی موت آسان ہی تھی، اس کی ہور کو چھونے والے کی موت اس سے بھی دردناک ہونی چاہیے تھی۔ میرے پاپا نے مجھے کبھی فنگر بھی نہیں لگائی ارحام، وہ تو میرے ڈمپل کو کتنی بار چومتے تھے، کاش وہ میرے گال کو چومنے کے بجائے مجھے تھپڑوں کی تکلیف سے روشناس کروا دیتے تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ ہور نے روتے ہوئے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ اس رات مجھے پتہ چلا ساحر خان زادہ نے مجھ سے منگنی توڑ دی ہے، یہ بریکنگ نیوز چلی تھی ہر نیوز چینل پر۔ وہ اس وقت جرمنی میں تھا اپنے کنسرٹ کے سلسلے میں۔ مجھے معجبین نے بتایا کہ ساحر نے میری حقیقت جاننے کے بعد مجھ سے منگنی توڑ دی ہے۔ میں اس رات ٹوٹ گئی تھی ارحام، ساحر نے مجھے چھوڑا اس لیے نہیں ٹوٹی تھی، بلکہ اس کے لیے میرا باپ میری ماں کا قاتل تھا، میرے باپ نے میری ماں کو مار دیا۔ کہنے کو یہ صرف لفظ ہیں، مگر جب جب سوچتی ہوں، یہ لفظ دہراتی ہوں، میرا دل زخموں سے چور بلبلاتا ہے۔ ارحام درد یہاں سے اٹھتا ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ وہ نے روتے ہوئے اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھا۔ حام خان زادہ نے بے دردی سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے پہ وصل کیا، بارش کی بوندوں کے ساتھ خون کا ذائقہ اسے اپنے حلق میں گھلتا محسوس ہوا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا ساحر نے مجھے میری پہچان پر چھوڑ دیا، میں نے اسی رات ساحر کو اپنے دل سے اتار کر پھینک دیا تھا۔ یہ جو حور آپ کے سامنے کھڑی ہے، حور نے روتے ہوئے خود کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے 6 ماہ پہلے حور ایسی نہیں تھی، وہ سلطان شاہ کی بیٹی تھی، بہت مغرور، خود سے محبت کرنے والی، اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہ کرنے والی۔ وہ تو حور سلطان شاہ کو جب سڑکوں کی زینت پڑھا تو حور سلطان شاہ نہیں بلکہ صرف حور رہ گئی، جو ہر کسی کے آگے جھک جاتی تھی، جس نے اپنا لباس کبھی دوسری بار نہیں پہنا تھا، اس نے مہینوں کسی کی اترن پہنی اور بار بار پہنی۔ فرحان نے بے چینی اضطراب سے اپنی ہلکی گھڑی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے خود پر قابو پایا تھا۔ مقابل تو ہر بات یاد رکھی ہوئی تھی، بلکہ دل سے لگائے ہوئی تھی۔ خان کہیں نہیں تھا میری زندگی میں، وہ بھی میری طرح اپنوں کی سازش کا شکار ہو گیا تھا، مگر مجھے تب حقیقت نہیں پتہ تھی۔ جب حقیقت پتہ چلی، وہ اس دل میں رہا ہی نہیں تھا، اس دل میں، ان دھڑکنوں میں آپ جیسے ظالم انسان کا لمس دھڑکنے لگا تھا۔ اور ہذیانی چیخی تھی، ارحام اس کے ہذیانی چیخنے پر کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ مجھے تو آپ کو دیکھتے ہی آپ کی آنکھوں سے محبت ہو گئی تھی، مگر اس رات کے بعد میں نے کبھی آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کی آنکھوں کی سرخی سے مجھے ڈر لگتا ہے ارحام، مجھے آپ سے خوف آتا ہے ارحام۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، اور ارحام خان زادہ کا پورا وجود جیسے کوئی آرے سے کاٹ رہا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں چاہتا تھا، صرف اتنی ہی سی وہ اس سے یوں خوفزدہ ہو جائے، اسے صرف اپنا دیکھنا چاہتا تھا، صرف اتنی ہی سی تو تمنا تھی اس کی۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں، آپ کو مجھ سے محبت نہیں ارحام، آپ کو آج بھی گل سے محبت ہے، آپ کو میری محبت پر یقین نہیں ارحام، آپ کو اتنا نہیں پتہ چلا میں آپ کے ساتھ اس دن اپنے پاپا کو چھوڑ کر کیوں آئی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں ارحام، آپ کو اتنا نہیں پتہ چلا کیونکہ آپ اپنی جنونیت میں کبھی میرا درد سمجھ نہیں سکے، میری دل کی آواز نہیں سن سکے۔ وہ روتے ہوئے ہذیانی کیفیت میں اپنے دل کی تمام حقیقت
आश्कार कर चुकी थी। अरहाम खानज़ादा की तशक्कुर भरी नमज़दा आँखें आसमान की तरफ थी। जिस औरत पर वो मरता था, जिस औरत से इश्क करता था, खुदा ने उसके दिल में उसे डाल दिया था। उसे और क्या चाहिए था? झूठ मैंने नहीं बोला था, झूठ आपने बोला था ऑफ़िस में कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपको सिर्फ़ मेरी खूबसूरती से मोहब्बत है, मेरे जिस्म से मोहब्बत है, मुझे आपकी जुनूनियत नहीं बनना। नफ़रत थी। नफ़रत थी तो जुनून थी, मोहब्बत हूँ तो जुनून हूँ। नहीं अरहाम, मुझे नहीं बनना आपका जुनून। हुर ऐसी बात नहीं है। अरहाम ने बेबसी से कहते उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए थे, मज़ीद पीछे को अपने कदम बढ़ा गए थे। अरहाम लब भींचे रुक गया था। वो इसकी कैफ़ियत समझते उसके करीब नहीं जा रहा था। वो इससे खौफ़ज़दा होने के साथ बदगुमान भी थी। मेहर माँ भी सुल्तान शाह का जुनून थी। उसी जुनून में सुल्तान शाह ने मेहर माँ को मार दिया था। आप भी मुझे उस जुनून में एक दिन मार देंगे। अरहाम ने अब तस-बस नज़रों से उसे देखा था। उसे इस हद तक बदगुमान थी, उसे मालूम नहीं था। हाँ मम, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मम, मेहरमा नहीं बनना। इससे पहले आप मुझे मार दें, मुझे ज़िंदा नहीं रहना। और पीछे वो कदम बढ़ाते चीखी थी। और अरहाम उसकी तरफ बढ़ा। वो ज़हनी अबतर हालत में बहुत टूटी हुई लग रही थी। उसका बदन बुरी तरह कँप-कँपा रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी भी पल ज़मीन बोस हो जाएगी। चाहता था आज वो अपने दिल की हर बात कहते, अपने अंदर की निकाल दे, मगर अब वो मज़ीद उसे यूँ रोते तड़पते हुए नहीं देख सकता था। आप मुझे मार देंगे अरहाम, प्रीज़ी को कुछ हो गया तो आप तब भी मुझे मार देंगे अरहाम। और खौफ से बोलते पीछे को हुई थी। प्रीज़े भी मेरी वजह से आज इस हालत में। और एक बार फिर शिद्दत से रो दी। प्रीज़े, प्रीज़े। वो आसमान की तरफ देखते चीखें मार रही थी। उसकी चीखों पर पहली मर्तबा अरहाम का दिल बंद हुआ था। आंखों की नमी ने शिद्दत इख्तियार की थी। मैं बेदर्दी से अपनी आंखें मसल गया। कुछ नहीं होगा प्रीज़े को। हो कुछ नहीं होगा। अरहाम की आवाज़ बारिश के शोर में आँसुओं की नमी, बारिश के शोर और आँसुओं की नमी में जैसे दम गई थी। प्लीज़े प्लीज़े मेरी जान, मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर अगर तुम्हें कुछ हुआ। मुझे और बोझ लेकर नहीं जाना। हुर की चीखों में इज़ाफ़ा हो रहा था। अरहाम के कर्ब में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ था। सामने खड़ी लड़की तो सरापा मोहब्बत थी, जो उससे नहीं उसकी बेटी से भी शदीद मोहब्बत करती थी। कुछ नहीं होगा तुम्हारी परीज़े को। होर हो अरहाम ने सख्ती से कहते अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया था, मगर उसकी चीखों को नहीं दबा सका था। प्रीज़े उसकी चीखें वक्त के साथ पहाड़ों से टकराती बुलंद हो रही थी। अरहाम खानज़ादा की सांसें रुक रही थी। शट अप, डोंट क्राई एनी मोर, नथिंग टू डू विद आवर प्रीज़े। जब का दामन छूटा तो अरहाम गुस्से से हलक के बल धाड़ उठा। उसकी चीखें उसका इम्तहान ले रही थी जैसे। होर अरहाम की दाढ़ पर होर की चीखें थमी थीं, बल्कि उसकी सांसें रुकी थीं। मुकाबल की दाढ़ से वो अपनी सांसें रोक चुकी थी। कुछ नहीं होगा प्रीज़ी को। अरहाम ने नम लहजे में करते होर की तरफ कदम बढ़ाए थे। वो तेज़ी से ये फासला तय करके अपने और इसके बीच ये फासला मिटाना चाहता था। उसके चेहरे पर वो मज़ीद अपना खौफ नहीं देख सकता था। अगर कुछ हो गया तो? वो उन्हीं हिचकियों से इस्तफ़सार करते पीछे को कदम बढ़ाए। पीछे कदम बढ़ाने पर परेशान हुआ था। वो अभी भी थर-थर काँप रही थी। उसके चेहरे पर उसका खौफ वाज़िह था। मैं कह रहा हूँ ना उसे कुछ नहीं होगा। मुझ पर यकीन है ना तुम्हें? अरहाम ने नरमी से कहते उसकी तरफ कदम बढ़ाए। नहीं है आप पर यकीन, नहीं है। हूर ने रोते हुए अरहाम खानज़ादा की आँखों में देखा था। कदमों की रफ्तार में इज़ाफ़ा हुआ था। वो उसे अपनी मज़बूत बाहों में भरते उसे अपने सीने से लगाना चाहता था। उसकी हर तकलीफ़ का मदावा करना चाहता था। हू ने यकदम सर नफ़ी में हिलाया। मुझे इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरना। उसकी कँपकँपाते लबों की जंबिश पर अरहाम के भारी कदम रुके थे।
वो उससे इस हद तक खौफ़ज़दा हो चुकी थी कि उसे लग रहा था उसे मार देगा। अरहाम ने कर्ब से उसके लरज़ते वजूद को देखा। उसे कैसे बताता, उसकी जान कभी नहीं ले सकता था। अगर उसे किसी के लिए छोड़कर चली जाती, उसे तब भी नहीं मार सकता। हाँ, उसे वापस लेकर ज़रूर आता, उसे अपने पास कैद कर लेता, उस पर किसी की नज़र ना पड़ने देता। उसका जुनून यहीं तक था, वो उसकी रहे और उसके पास रहे, मगर वो सामने खड़े वजूद की सांसें कभी नहीं खींच सकता था। और हाम खान सादा था, सुल्तान शाह नहीं, क्योंकि सामने खड़ी लड़की की सांसें चलना बंद हो जाती तो उसकी भी सांसें बंद हो जाती। अरहाम के कदमों में तेज़ी आई थी, मुकाबिल के कदमों ने भी पीछे की तरफ अपने कदम तेज़ी से बढ़ाए थे। मैं आपके हाथों से मरना खुद को खुद मौत को गले लगाना पसंद करूँगी। हूर के टूटे लफ्ज़ सुनकर हाम के कदम रुके और हाम के चेहरे पर खौफ सा लहराया था। उसे अब समझ आया था वो पीछे की तरफ कदम क्यों बढ़ा रही थी। हूर हम खौफज़दा होता चीखा था और हाम की चीख पर हूर ने यकदम मुड़ते हुए तेज़ी से भागना शुरू कर दिया था। उसके कदमों का रुख पहाड़ के किनारे की तरफ था। हाम उसके इरादे समझता पागलों की तरह उसके पीछे भागा था। होते हुए भागती जा रही थी, शाल ज़मीन बोस हुई थी, वो बिना रुके भाग रही। इससे पहले वो पहाड़ से नीचे खाई में छलांग लगाती और हम उसकी कलाएँ जकड़े उसे अपने सीने में भींच चुका था और उसी लम्हे उसकी बाहों में होशो-हर्स से बगाना हो चुकी थी। उसे सीने में सख्ती से भींचे ज़मीन पर बैठता चला गया। उसे सीने में भींचे वो आसमान की तरफ देखते चीखें मार रहा था। उसके सामने बेड पर होशो-हर्स से बेगाना पड़ी थी अरहाम खानज़ादा कब से उसे एक टिकटिकी बाँधे देख रहा था। था उसके ऊपर झुकी उसके नमज़दा बालों में नरमी से उँगलियाँ फँसाए, लब भींचे उसे देख रहा था। उसकी गर्म साँसें उसके खूबसूरत निकोश पर बिखर रही थीं। आज इन साँसों में तपिश बहुत ज़्यादा थी। वो खुद अपनी साँसों की तपिश से अंदर तक झुलस रहा था। मैं गलत थी अरहाम, आप भी बाकी मर्दों की तरह निकले। निकाह के बाद मेरे साथ जैसा सलूक किया। क्या शौहर पहली रात ऐसा सलूक करते हैं अपनी बीवी के साथ? अरहाम की आँखों में सुर्खी के साथ नमी भरती मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। आज से 6 माह पहले हूर का गिड़गिड़ाना याद आया था। जाने दो तुम्हें, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा और मेरा निकाह हुआ है। ये निकाह तुमने अपनी मर्ज़ी से किया है। जानते हो एक मर्द निकाह क्यों करता है? उसे औरत से क्या चाहता है चाहिए होता है? अपनी धाड़, अपने ही लफ्ज़ कर याद करता हो कर्ब की इंतहा आप तुमसे क्यों कर रहा हूँ? तुम जैसी लड़की को तो सब कुछ पता होगा। आखिर तुमने मुझसे निकाह इसी मकसद के लिए तो किया है या ये मकसद कोई मुझसे पहले ही पूरा कर चुका है? अपने लफ्ज़ों की बदसूरती का उसे शायद कभी एहसास नहीं होता। अगर सामने पड़ा नाज़ुक वजूद अपने लफ्ज़ों की खूबसूरती का उसे एहसास नहीं दिलाता। आप ही वो पहले इंसान थे जिसने मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली थी। मैं सारे रास्ते आपको देखती आई, मगर आपने मुझ पर एक नज़र नहीं डाली। आप गाड़ी में मुझे आपके हर एक्ट से मोहब्बत होगी। मेरी इतनी हवसप्रस्त मर्दों की नज़रें देखी थी। आप ही पहले वो इंसान थे जिसकी नज़रें शफ़ाफ थी। अरहम खानज़ादा की खुरदरी उँगलियाँ उसके आरिस पर नरमी से सरसरा रही थी, जो नीले हुए थे, जहाँ उसकी उँगलियों की गहरी छाप थी। उसके लब नरमी से उसकी बंद आँखों को छू के, जिन आँखों ने उसकी आँखों की शफ़ाफ़ियत देखा था, उसे भी तो उस रात इन आँखों से मोहब्बत हुई थी। ये लब दीवाना वार उसकी बंद आँखों को चूम रहे थे। एकदम उसे करंट खाकर दूर हुआ था। अपने लफ्ज़ फिर से याद आए। अब की बार तो दिल क्या था, वह ज़मीन की तह में समा जाए।
इतनी मासूम क्यों बन रही हो? मैं जो कहना चाह रहा तुम नहीं समझी। उस नाजुक जान को अपने सीने में भींचना याद आया। कैसे खौफ के आलम में काँपती उसके सीने के साथ लगी थी, उसकी तेज़ होती धड़कनें तक उसके सीने का हिस्सा बन गई थी। बंद करो ये ड्रामे, ये इतना डरने की एक्टिंग, तुम जैसी लड़कियाँ इस तरह घबराती डरती अच्छी नहीं लगती। ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें पहले किसी ने छुआ नहीं, तुमने पहले कोई मर्द देखा नहीं। मुझसे पहले कोई मर्द देखा नहीं, जाने कितने मर्दों को अपने हुस्न और मासूमियत के जाल में फँसाकर बेवकूफ़ बना चुकी हो। उस रात उसकी ज़िल्लत भरी अल्फाज़ सुनकर वो ठंडी ज़मीन का हिस्सा बनी थी। आज ठंडी ज़मीन का हिस्सा बनने को अरहम खानज़ादा का दिल कर रहा था। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, वो उसके कदमों से लिपट गई थी। जो हूर आपके सामने खड़ी आज से 6 माह पहले हूर ऐसी ही नहीं थी, वो सुल्तान शाह की बेटी थी। बहुत मग़रूर, करने वाली, अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता ना करने वाली, वो तो हूर सुल्तान शाह को जब सड़कों की ज़ीनत बनना पड़ा तो हूर सुल्तान शाह नहीं बल्कि सिर्फ़ हूर रह गई, जो हर किसी के आगे झुक जाती थी। अरहाम की आँखों से आँसू गिरते उसकी गुलाबी लबों पर शबनम की तरह चमके थे। मेरे सामने अगर दोबारा तुम्हारी आवाज़ ऊँची हुई तो तुम्हारा वो हाल करूँगा। तुम दोबारा बोलने के काबिल नहीं रहोगी और तुम कैसी लड़की हो ये भी पता चल जाएगा। जाएगा। तुम्हें मुझसे पहले भी किसी ने छुआ भी है या नहीं? अरहाम ने अब उस कमरे को देखा, अपने बाल मुट्ठी में जकड़े उस बेड को देखा, जहाँ उन्हें उस रात उसने अपनी बीवी से अच्छी तरह खराज लिया था। उसके जिस्म को दरिंदों की तरह मसला था, उसके नाजुक हिस्सों को बम्बोड़ा था, अच्छी तरह जिस्म की गहराई को छूते चेक किया था। उससे पहले उसे कभी किसी ने छुआ भी है या नहीं? उसे इस कमरे से, इस बेड से वहशत हुई थी। अपने ज़ुल्म की कोई वजह, कोई दलील उसके पास रहती थी भला क्या? उस रात गुल को तलाक उसने दी थी, उस पर इल्ज़ाम उसकी बीवी, उसके घरवालों ने लगाया था। काबिल ने तो ये बात बंद कमरे में कही थी। चीख-चीख कर तो उसे गुल ने गलत साबित किया था। सज़ा इस मासूम के हिस्से में क्यों आई? वो इस रात अगर उसे अपनी निकाह अपनी स्पुर्दगी में ले ही चुका था, इस पाक निकाह की ही लाज रख लेता। जहाँ रब ने मर्द को औरत के मामले में डरने को कहा, जहाँ अल्लाह ने औरत को मर्द की स्पुर्द बतौर अमानत दिया है और वो इस अमानत में खियानत कर बैठा था। कर ही लिया था, वो इस नाज़ुक वजूद को कभी नहीं छोड़ेगा। मैं तो माफ़ कर भी देता, आज वो यूँ करबो अज़ियत पर ना होता। जिस जिस वक़्त उस नाज़ुक वजूद को उसकी ज़रूरत थी, उस वक़्त सबसे तकलीफ़ उसने दी। क्या वो कभी खुद को माफ़ कर पाएगा? उसके कल्लाए तड़पते दिल ने सवाल किया था, क्या कभी उस लड़की के सामने सर झुकाए खड़ा होगा? उसे माफ़ कर पाएगी? इस सवाल पर तो वो घबराते हुए अपना दिल मसलने लगा। अगर बात सामने पड़े नाज़ुक वजूद के माफ़ करने पर आई तो यकीनन नाज़ुक वजूद कभी उसे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अब वो खुद को हूर नहीं, हूर सुल्तान शाह समझती थी। हूर सुल्तान शाह में कितना नखरा था वो समझता था। वो सुल्तान शाह की बेटी थी जिसने अपनी जुनून में अपनी मोहब्बत को कत्ल कर दिया। हाँ, हमने अपने लब बेदर्दी से कुचले थे। आपको सिर्फ मेरी खूबसूरती से मोहब्बत है, मेरे जिस्म से मोहब्बत है। मुझे आपकी जुनूनियत नहीं बनना। नफ़रत थी। बद हूँ तो जुनून हूँ। नहीं अरहाम, मुझे नहीं बनना आपका जुनून। उसके लफ्ज़ याद करते अरहाम खानज़ादा की साँसें तेज़ हुईं। वो उसके लबों पर झुकते उन्हें अपने लबों में दबा गया था। उसके बेजान वजूद से शिद्दत से साँसें खींच गया था, मगर उसकी दीवानगी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। यकदम ऊपर सुकून होता उसके लबों को बहुत नरमी से अपने लबों में दबा गया। उसके लब नरमी से उसकी हर नक्श का सफ़र करने लगे। जाने कितनी देर उसके एक-एक नक्श पर अपने लब रखता चला गया। रहे थे, तुम मेरा जुनून हो और हमेशा रहोगे। हूर हर खानज़ादा अरहाम का जुनून तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता और आज ये और बढ़ गया है, मगर वादा है मेरा तुमसे, आज के बाद इस जुनूनियत में जितनी भी तकलीफ़ें उठाऊँगा मैं उठाऊँगा। तुम पर मेरी जुनूनियत की काँच नहीं पहुँचेगी। अरहाम ने उसके कान में झुके सरगोशी करके उसके कान की लो को दाँतों से खींचा था।
اس کے لبوں پر جھکتے اس نے نرمی سے اس زخم پر اپنی زبان کا مرہم لگایا۔ ترحام نے سیدھے ہوتے بہت نرمی سے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اوپر اٹھاتے اس کے وجود کو گیلے کپڑوں سے آزاد کیا۔ اسے تکیے پر لٹاتے اس نے گہری نظروں سے اپنی بیوی کے چاندی جیسے شفاف بدن کو دیکھا تھا۔ کندھے پر دی ہوئی اپنی جنونی سوغات پر آ کر ٹھہری تھی نظریں۔ ارحان کی ٹھنڈی انگلیاں اس کے کندھے سے ہوتی اس کی دھڑکنوں پر آ کر رکی تھی۔ اس کی گہری نظریں اپنی بیوی کی دھڑکنوں کو مقام پر تھی۔ وہ یکدم جھکتے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی انگلیاں ابھی تک اس کے دل کے مقام پر سرسرا تھی۔ کل رات اس نے غصے اور جنون میں اس کے کندھے پر اپنی شدت دکھائی تھی، اور یہ سچ، یہ اس وقت اس کا دل یہی کر رہا تھا، اس دل کو فنا کر دے، اور اس نے یہ سب کچھ جنونیت میں ہی کیا تھا، مگر اس جنونیت میں اسے صرف اپنی بیوی حور کی فکر تھی۔ اس نے اسے کندھے پر شدت دکھاتے اس کے دل کے پاس وہ مائکرو چپ انسرٹ کی تھی جسے ٹریک کرتے ہوئے آج تک اس تک پہنچا تھا۔ کندھے پر اس وقت اس کے دانتوں کا دباؤ اس لیے بڑھتا جا رہا تھا تاکہ اسے خبر نہ ہو اس کے اندر اس نے کہاں کیا انسرٹ کیا ہے۔ اس وقت اس تکلیف سے بلبلا اٹھی تھی، اسے درد کی شدت سے احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ چپ اس کے اندر انسرٹ ہو چکی تھی۔ سلطان شاہ نہیں تھا جو صرف جنون دکھانا جانتا تھا، وہ ارحام خانزادہ تھا جو جنون کے ساتھ اپنے رشتوں کی حفاظت بھی کرنا جانتا تھا۔ اسے ماجبین پر اسی دن شک ہو گیا تھا جس دن نشا نے اسے بتایا ماجبین حور سے نفرت کرتی ہے۔ اس وقت اسے معلوم نہیں تھا نشا حور کے بارے میں بات کری، مگر جب سے حور سلطان شاہ کے پاس تھی اس کی ماجبین پر گہری نظر تھی۔ اس کے فون تک اس نے ٹریس کر رکھے تھے، مگر اسے کوئی معلومات نہیں مل سکی تھی۔ بارے میں ابھی بھی کوئی نازنین بھائی کو خبریں دے رہا تھا، لیکن کون؟ ارحام لب بھیجے سوچ رہا تھا۔ ماجبین اکیلے یہ سب نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سلطان شاہ کے پاور سے بخوبی واقف تھی۔ یقیناً کوئی اور بھی تھا جو سلطان شاہ جیسی حیثیت رکھتا تھا یا پھر اس سے کم، مگر تھا وہ بھی طاقتور۔ ارحام اپنی مٹھیاں بھیجے سوچ رہا تھا۔ کل وہ حور کو اپنے پاس لے آیا تھا، مگر اس کے دل کا ڈر جو حور کو لے تھا وہ کل رات اور شدت اختیار کیا جب وہ چیخ چیخ کر سلطان شاہ کے پاس جانے کو کہتی۔ اسے لگا جب وہ 6 ماہ پہلے اپنے باپ کا گھر چھوڑ سکتی ہے، کسی لمحے اس کی حویلی سے بھاگ سکتی ہے، اس لیے کل رات اس نے اس کے سینے میں وہ چپ انسرٹ کی۔ اپنی بیوی کو وہ خود سے دور نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں۔ اسے ہر پل اس پر نظر رکھنی تاکہ وہ جہاں بھی جائے اسے اپنے پاس لے آئے اور اس کی ہور کو کوئی غلطی سے بھی نقصان نہ پہنچائے۔ آج وہ ہور کی لوکیشن ٹریس کرتے بہت آسانی سے اس تک پہنچ گئے۔ ہامے جھکتے پھر سے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ ہمیشہ تمہارے سینے میں رہے گی میری خوبصورت بیوی، تو ہمارا ارحام آج بھی تمہارا جنونی ہے، تم ایک پل کے لیے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی پیشانی پر اپنے لب نرمی سے رکھے تھے، اسے احتیاط سے کپڑے پہناتا اس کے پاس سے اٹھا تھا۔ وہ اپنا سیل فون اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتا گاڑی کی چابیاں پکڑے کمرے سے نکل آیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر ڈالی جہاں اس کی بیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی جو اللہ نے پھر سے اسے واپس لٹا دی تھی۔